डॉक्टर किरीट सोलंकी। धन्यवाद सभापति जी। इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2011 पे आपने मुझे बोलने के लिए जो मौका दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक सांसद भी हूं और मैं एक मेडिकल टीचर भी हूं अपने अहमदाबाद चुनावी क्षेत्र से। तो इस बात पे मुझे जो बात करने का, मेरी बात रखने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं मेरे नेताओं और आपका ऋणी हूं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1933 में हुआ था और इसके बाद जैसे अभी हमारे कलीग ने जिक्र किया, इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से इन 1956 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो ये है कि मेडिकल काउंसिल का जो वर्तमान स्वरूप है, अभी बात छोड़ दो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर आपने इंपोज किया है, मगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो वर्तमान स्वरूप है वो 100% लोकतांत्रिक स्वरूप है। यहाँ जो सभ्य आते हैं, जो चुने हुए मेंबर्स आते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी से चुनकर आते हैं, वो हर स्टेट से चुनकर आते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या से चुने हुए मेंबरों की संख्या ज्यादा होती है, उनका प्रभुत्व ज्यादा होता है, इसीलिए उसको मैं लोकतांत्रिक मानता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा दिया गया था और इसी तरह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते इवन सरकार, केंद्र सरकार भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अभी यहां जिस बात का जिक्र हुआ कि मेडिकल काउंसिल के पूर्व प्रमुख कुछ एलिगेशन जो कोई उन पर आया, इसके तहत मेडिकल उनको हटाया गया, मैं इससे सम्मत हूं। भारत का जो संविधान की तरह, भारत की कानूनी प्रक्रिया की तरह उनके विरुद्ध में जो कोई भी काम करना है वो कानून को अपनी ओर से काम करना देना चाहिए। मगर इस वक्त मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस के तहत, और ये भी बजट सत्र पूर्ण होने के बाद एक हफ्ते में सरकार ने ऑर्डिनेंस लाई, ये एक संदेह पैदा करता है और उनको हटाया गया। जो वर्तमान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है, इसमें यह बात कही गई है कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर कमीशन ऑफ इंक्वायरी। अगर सरकार उस वक्त कमीशन ऑफ इंक्वायरी रख सकती थी, यही प्रेसिडेंट चेयरमैन के कुछ सालों पहले यही प्रेसिडेंट पे उंगली उठी थी कुछ भ्रष्टाचार की, उस वक्त उनको हटाया गया था और उनकी जगह और किसी को प्रेसिडेंट बना के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वरूप को यथावत रख के काम किया गया था। मुझे आश्चर्य और हैरानी इस बात की है कि सरकार ने ये जो ऑर्डिनेंस लाके सारी की सारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिसॉल्व करने की क्या जरूरत थी, और उसके बाद उसको छह मेंबर्स का बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने की क्या ये सरकार को थी। मैं इसी पर अपना प्रश्न उठाना चाहता हूं, मैं इसी बात पर अपनी आपत्ति जताना चाहता हूं कि 1 साल पहले मई में जो आपने ऑर्डिनेंस लाए और आज ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करने के लिए इस सदन में मंत्री महोदय श्री, आप बहुत विद्वान आदमी है, आप उपस्थित हुए हो। मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि वर्तमान मेडिकल काउंसिल के जो तहत प्रावधान है अभी कि मेडिकल इंक्वायरी, इसमें प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी करके कानून को कानून की रीत से काम करने के लिए आपने उसको चलने नहीं दिया और एक आपने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लाया। और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या चीज है उसके बारे में सदन में अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत स्पष्टतापूर्वक दिया है, उन पर एक संशय खड़ा करता है। तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑटोनॉमी है, मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशन के मॉनिटरिंग के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। मेरी स्पष्ट मांग है मंत्री जी से आपसे कि मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। हमारे जो पूर्वजों ने मेडिकल काउंसिल के जो गठन किया था,
मेडिकल काउंसिल का जो ख्याल किया था उसमें कोई ओवर आर्चिंग बॉडी नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज की ओर से कोई करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल काउंसिल की जो पवित्रता को जो यथावत रख के अगर उसमें कोई भी प्रावधान अगर संशोधन करना है तो उसके लिए करना चाहिए। मेडिकल काउंसिल का जो 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 मूल स्वरूप है उसको यथावत रहना चाहिए, वो मेरी मांग है। चेयरमैन के बाद आज मैं बोलूं तो मेडिकल कॉलेज में पूरा व्यापारीकरण हो गया है। अगर आज के वर्तमान पत्र को आप देखो, आज के प्रमुख वर्तमान पत्र में देखो तो बंबई, नई बंबई की वासी में एक मेडिकल कॉलेज ने रेडियोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए 1,70,00,000 रुपीस दे के कोई लोग अंदर दाखिल होता है। ये सब क्या है? अभी अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला है कि मेडिकल काउंसिल जो मेडिकल कॉलेजों में 50 लाख, 60 लाख और आजकल तो एक एनआरआई का भी सीट नया उसमें एक घुसा हुआ है, करोड़ों डॉलर का इसमें है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मेडिकल प्रोफेशन का, मेडिकल एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हुआ है। इतने सालों से जो आप ये जो पूर्व प्रमुख के बारे में बात करते थे, पूर्व प्रमुख इतने सालों से घुसपैठ करने का उन पर आक्षेप है कि सरकार ने उस वक्त देखा नहीं। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने भी बोला है कि इंडियन मेडिकल डेंटल काउंसिल में भी इसी तरह के एलिगेशन है। अगर सरकार ने ये सब देखा नहीं, सरकार ने क्या इसे नजरअंदाज करना? हम लोगों के बीच में हम फर्क घूमते हैं। लोगों में प्रश्न होता है कि क्या पूर्व में चेयरमैन को स्किपगोट तो सरकार ने नहीं बनाए रखा है, क्योंकि आजकल मेडिकल एजुकेशन हैज बिकम एन इंडस्ट्री। वो पूरा एक व्यापारीकरण हुआ है, उसमें अरबों करोड़ों रुपये का उसमें व्यापार होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार जो ये बैकडोर से मेडिकल एजुकेशन और एमसीआई पे अपना जो लगाम लगाने का प्रयत्न करती है, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मेडिकल एजुकेशन से कोई खिलवाड़ नहीं कीजिए। मेडिकल के बारे में कुछ सजेशन दूं। मेरे ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ने नियुक्त किया, मेरे मत क्षेत्र अहमदाबाद में मणिनगर में एलजी मेडिकल कॉलेज है साहब। एलजी मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन में एक टीम ऑफ इंस्पेक्टर आई, उसमें से एक इंस्पेक्टर एम्स से थे। द मेडिकल टीचर्स की जब उसका क्वालिफिकेशन का जिक्र होता है तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने वो टीम ने रिजेक्ट कर दिया और इसका रीजन उसने ये बताया कि उनका पूर्ण टीचिंग एक्सपीरियंस वो पजेस नहीं करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात किया जाए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रावधान यह है कि जिस टीचर को 3 बरस का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसकी लायकात या योग्यता होती है। ये टीम ने जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ने भेजी थी, ये टीम ने उसको रिजेक्ट कर दिया और एलजी मेडिकल कॉलेज को जो रिकॉग्निशन देने से इनकार कर दिया। मैंने अपने क्षेत्र में मीटिंग बुलाई और सभी डीनों से मीटिंग बुलाई, सभी गुजरात के डीनों से मीटिंग बुलाई और सभी जितने भी गुजरात के मेडिकल कॉलेजों को रिजेक्ट किया था उसका ब्यौरा किया और उस वक्त के जो चेयरमैन श्री वहां के थे बोर्ड ऑफ गवर्नर, मैं उनसे मिला और केस प्रेजेंट किया। क्योंकि जो एमसीआई का जो इंस्पेक्टर आए थे वो एम्स का कुछ है, इट्स अ डिफरेंट क्वालिफिकेशन इन एम्स देन अदर मेडिकल कॉलेज, तो वो ये प्रावधान जानता था। अगर मेडिकल जो इंस्पेक्टर ही खुद जानता नहीं है तो वो डी रिकॉग्नाइज करके कोई भी क्षेत्र को, कोई भी राज्य को अन्याय कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं। मैं टीचर्स के बारे में अभी बहुत कुछ बात हुई। नॉन क्लिनिकल टीचर्स की बहुत डिमांड है। नॉन क्लिनिकल टीचर्स मीन्स द टीचर्स रिलेटेड टू द बेसिक सब्जेक्ट, द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, दीज आर द नॉन क्लिनिकल टीचर्स। ये आजकल उपलब्ध नहीं होते हैं और इसीलिए उनकी बहुत डिमांड होती है, उनका बहुत रेड कार्पेट वेलकम होता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि नॉन क्लिनिकल टीचर्स के प्रावधानों में, उनके एक्सपीरियंस में कुछ रिलैक्सेशन करना चाहिए। मैं सरकार से दूसरी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों को मापदंड अलग अलग होना चाहिए। जितनी सख्ताई से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हम करते हैं, इतनी ही सख्ताई
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपना टीचर्स को वो अच्छी तरह से वो करेंगे। अगर टीचर नहीं मिलता है तो वो नहीं रखेंगे। जैसे भी टीचर की उपलब्धि होगी, जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि होगी, वो लोग उनको इंक्लूड करेंगे। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लिए टीचर्स के और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। मेरा ये भी सुझाव है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में और कड़े से कड़े तेवर अपनाया जाना चाहिए। आज गरीब लोग कैसे डॉक्टर हो जाए। मैं करीब 40 इयर्स पहले मैं डॉक्टर हुआ था। अगर आज की स्थिति होती तो मैं डॉक्टर नहीं हो पा सकता था। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो व्यापारीकरण होता है, जो कैपिटेशन हो रही है, उस पर रोक लगानी चाहिए। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में गरीबों के लड़कों के लिए, बिलो द पॉवर्टी लाइन के लड़कों के लिए, दलितों के लड़कों के लिए, वनवासी के लड़कों के लिए स्पेशल आयोजन होना चाहिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में रूरल एरिया की बात हुई, मैं रूरल एरिया में जो अभी इम्बैलेंस है, जैसे पुडुचेरी ने हमारे जायसवाल जी ने बोला कि पुडुचेरी में 9 मेडिकल कॉलेज है और बड़े बड़े राज्यों में बहुत कुछ गिनी चुनी मेडिकल कॉलेज है। मैं आपसे मांग करता हूं कि एरिया के अनुसार सभी जगह का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रूल के अनुसार मेडिकल कॉलेज की जो मंजूरी देनी चाहिए। और गांव में डॉक्टर जाते नहीं है क्योंकि डॉक्टरों को कोई पर्याप्त सुविधा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में अगर कोई डॉक्टर 1 साल रूरल कोई सर्विस करता है तो उसको 10% उसको उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर 2 बरस करता है तो उसको 20% का उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर वो 3 बरस करता है तो उसको 30% का इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति गांव में जाके अपनी सर्विस कर सके। गांव में मेडिकल कॉलेज रखने के जो प्रावधान हमारे पूर्व वक्ता ने बोले, इतने कड़े प्रावधान अगर आप रखोगे तो कोई व्यक्ति गांव में मेडिकल कॉलेज कैसे खोलेगा। अगर गांव में मेडिकल कॉलेज खोलो, गांव में हॉस्पिटल खोलो, तो हो सकता है कि पेशेंट कम भी हो सके, उसमें कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन देना चाहिए। और गांव में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अपना जो है नीति को और रिलैक्सेशन करना चाहिए। प्लीज कंक्लूड। और हमारे गुजरात से मैं आता हूं। गुजरात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लास्ट टाइम जो 4 मेडिकल कॉलेजों मान्यता दी, एक छोटी छोटी बातों में कभी कभी मान्यताओं को अटकाई जाती कि आपके वहां लेबोरेटरी नहीं है, आपके वहां एनिमल लैब नहीं है, आपके वहां इतना नहीं है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि छोटे छोटे मसलों को बाहर लाके कॉलेजों की मान्यता को रिजेक्ट मत किया करो। आपने मुझे बोलने की जो अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।